नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। सियासत में कोई बयान पर कितना बवाल मच सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह अपने विवादित बयान के कारण अब मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। कर्नाटक के शिमोगा में उनके खिलाफ कांग्रेस ने केस दर्ज करा दिया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये मामला हेट स्पीच का है। अब ये स्पीच हेट स्पीच तक कैसे पहुंची और क्या कुछ है इस बयान में, वो भी आपको सुनवाएंगे। चर्चा भी करेंगे कि आखिर प्रज्ञा ठाकुर सांसद हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसे बयान क्यों दे देती हैं जिससे विपक्ष हमलावर हो जाता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे सवाल करेंगे, जवाब भी लेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कट। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह एक बार फिर चर्चाओं में हैं और उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक के शिमोगा में दिए उनके भड़काऊ भाषण को लेकर कांग्रेस नेता एच.एस. सुंदरेश ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद शिमोगा के कोटे थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। हालांकि शिमोगा के एसपी के पास 26 दिसंबर को तहसीन पूनावाला ने भी शिकायती आवेदन दिया था। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, पुलिस एक्शन ले, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। जयराम रमेश ने लिखा, हम मामले में पुलिस से कानून के मुताबिक कार्रवाई की गुजारिश करते हैं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। मगर पहले जरा सुनिए साध्वी प्रज्ञा सिंह का वो बयान जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटे। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर बीजेपी और प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधा। इस तरह कहना कि चाकू छुरी तेज करके घर में रखो, लोगों पर हमला कर दो, काट कर ये कर दो, ये सब बातें क्या है? ये निश्चित रूप से आम जनता में जनमानस को भड़काने की बातें हैं, जनता को गुमराह करने की है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की है। और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के साथ साथ दो वर्गों के बीच में एक ऐसी स्थिति पैदा करना जो तनाव की स्थिति हो सकती है। निश्चित रूप से उनके जो मैंने सुना है कि बंगलौर में एफआईआर हुई है, अच्छी बात होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने राजा पटरिया जी के खिलाफ में एफआईआर करके और उनको जेल में डाल रखा है, 20-25 दिन हो गए, जबकि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। उनकी भाषा की भाषा अंतर क्या है? उन्होंने कहा था कि मोदी जी को चुनाव में हराना चाहिए, इन्होंने कहा कि जनता को चाकू से चाहिए, हमले करना चाहिए। तो वैसे ये जो हुआ है ठीक हुआ है और दंड मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, प्रकरण चलना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन किया है। देखिए, हथियार जो है लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए, ये तो भारत में संविधान का राइट, ये तो सभी को दिया है। आप भी रखिए, आपको कुछ ना रोक, आत्मरक्षा के लिए रखिए, आत्मरक्षा के लिए रखिए, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए रखिए, उसमें क्या है? कभी अरे चाकू तो रोज लोग घर में सब्जी काट रहे हैं, हमसे काटते हो क्या? चाकू से ही तो सब्जी काटते हो ना, चाकू लोग रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी को भी सज्जन को सताया जाए। कोई दुर्व्यवहार करने वाला, बेटियों को छेड़ने वाला, अपराध करने वाला, भारत की संप्रभुता को चैलेंज करने वाले के लिए तो सबको लड़ना पड़ेगा। भगत सिंह जी भी तो इसी बात के लिए लड़े, चंद्रशेखर आजाद भी तो इसी बात के लिए लड़े, राम प्रसाद बिस्मिल भी तो इसी बात के लिए लड़े, खुदीराम बोस भी तो इसी बात के लिए लड़े। जो भारत की संप्रभुता को चैलेंज करेगा उससे आज नहीं तो कल युद्ध होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो साध्वी प्रज्ञा भारती जी ने जो बयान, जो बात कही है, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। निश्चित रूप से एक पूरे देश भर में एक
प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र करके, धोखा देके लव जिहाद के जो प्रकरण सामने आ रहे हैं। 2021 में मध्य प्रदेश ने 73 ऐसे प्रकरण दर्ज किए और अभी तक अक्टूबर तक 80 प्रकरण और दर्ज हो चुके हैं। बच्चियों, जिस तरह से हमने श्रद्धा का हत्याकांड भी देखा, तो ये सोची समझी साजिश है और एक षड्यंत्र के तहत बच्चियों को फंसाया जा रहा है। उसी तारतम्य में उन्होंने कहा कि अपने को महिलाओं को खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, कहीं और भी देश में जो कांड हुए उस तरह से नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनकर उनको अपनी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। इस तारतम्य में उन्होंने बयान दिया। रही बात शिकायत करने वालों की, शिकायत करने वालों ने जो शिकायत की है, निश्चित रूप से कानून सबके लिए है, देश में कानून का राज है और कानून अपना काम करेगा। केस दर्ज होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुसीबतें बढ़ेंगी। ऐसे में अब देखना होगा साध्वी प्रज्ञा क्या करती हैं और क्या एक्शन होने से उनके विवादित बयान पर अंकुश लगता है या फिर नहीं, क्योंकि उनका ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। उनके बयानों की एक लंबी फहरिस्त है और इसको लेकर सवाल पहले भी खड़े हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। तो सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान और बयान के बाद बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर, ये मामला है, पहला ऐसा नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे बयान आ चुके हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह के, जिसमें भाजपा को घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस आगे आई। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है, उनका परिचय आपसे करा दें, फिर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से योगेश यादव जी, हमारे साथ भाजपा से गोविंद मालू जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद मालू जी, आपसे ही सवाल, आखिर इस तरीके के बयान क्यों देती हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कि कांग्रेस हमलावर हो जाती है और उनको लगता है कि कुछ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं लोगों को, चाकू तेज कर लीजिए, छुरी तेज कर लीजिए, उन्होंने काटा था तो आपकी सब्जी कटेगी तो मैसेज जाएगा। ये कैसे बयान है और इन बयानों को यदि पुलिस अडॉप्ट कर रही है या कानून इसमें FIR दर्ज कर रहा है तो कैसा, क्या कहेंगे फिर इस पर? देखिए, वास्तव में तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। देश ने जो जिस ढंग से कई सारे लव जिहाद से लेकर जिहादी जत्थे काम कर रहे, न केवल कन्वर्शन के लिए, धर्मांतरण के लिए, बल्कि महिलाओं को उनकी अस्मिता और उनकी अस्तित्व को असुरक्षित करने के लिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने के लिए, वो हिंसा के बल पर करते हैं और कई सारे ब्लैकमेलिंग के तरीके से करते हैं। इससे उद्वेलित होकर उनकी बात कहने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने आत्मरक्षा के लिए कहा है कि अगर कोई आप पर कुछ हमला करता है तो आपको आत्मरक्षा के लिए अपने पास उपाय करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब 25 टुकड़े कर देती है श्रद्धा के, तब तो ये नहीं बोलते हैं कोई, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूरे देश भर में चुप्पी साध लेते हैं। कहीं 25 टुकड़े करे, कहीं 10 टुकड़े करे, कभी फ्रिज में शव रख दिया। तो ये जहां पर भी ये घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर तो पूरे देश में अलग जगाना चाहिए कि नहीं? सब दलों को तो क्यों हो जाता है? ये वोटिंग की राजनीति करते हैं। चाहे भारत की संस्कृति सभ्यता का क्षरण हो जाए, उसका हत्या कर दे कोई, उसकी चिंता नहीं। भारत की हत्या कर दे, उसकी चिंता नहीं। इनको चिंता है वोटों की। ये मुगल हमारे यहाँ इसीलिए आए थे। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब को ये एंडोर्स करते हैं, ये लोग शेरशाह सूरी को एंडोर्स करते हैं, ये लोग अकबर को महान बताते हैं, ये लोग बाबर को सर पे लेके उनका ताज को घूमते हैं। तो ये देखिए, ये भारत की संस्कृति सभ्यता, सनातन संस्कृति है भारत की। ये कोई इस्लामिक देश नहीं है जो यहाँ इस्लामिक कंट्री बना देंगे। तो ये जो अभियान चल रहा है, पूरे षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ उनका उद्वेलन है। वो उसको अलग ढंग से क्यों लेते? हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं हो सकता, कानून से हो सकता है, हम भी कहते हैं। लेकिन उनके कहने का तरीका आत्मरक्षा के लिए, उनका ये नहीं कहने का तरीका है तुमको आगे रह के आप उनकी लड़कियों को उठा लाओ, मारो, उनके साथ उनका धर्मांतरण कराओ, ये थोड़ी कह रही हूँ। ठीक बात है। योगेश यादव जी, देखिए गोविंद मालू जी ने कितने सही तरीके से एक पक्ष रखा कि उनका कहने का आशय गलत निकाला जा रहा है, फिर आप लोग FIR दर्ज करवा रहे हैं। जी देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे भारतीय संविधान पे विश्वास
इस सांसद का समाप्त हो चुका है। क्या तत्काल गृह मंत्री प्रदेश के और देश के गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? इससे सीधी चुनौती तो आपने गृह मंत्रालय को, प्रशासन को दे रखी। आपका विश्वास खंडित है और इस खंडित विश्वास के कारण ही आप ये बात कह रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं रह गया, देश में अराजकता है और इस तरीके का वातावरण है। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए प्रज्ञा जी कि अगले बयान में गृह मंत्री से इस्तीफा मांगे, प्रदेश के और देश के गृह मंत्री से कि आप इस्तीफा दे दीजिए, कानून अब आपके बस की बात। दूसरा, आपका संविधान के प्रति विश्वास खंडित हो गया है। आज हमारी संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और हमारे देश का कानून मजबूत कानून है। हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन यदि ये सरकार नहीं करवा पा रही है तो ये सरकार की कमजोरी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जिसने टुकड़े किए थे क्या उसको छोड़ देगा हमारा देश की न्यायपालिका, हमारा देश और हमारे देश का कानून क्या उसको छोड़ देगा? क्या वो आजाद हो जाएगा? तो हमें चाकू छुरी तेज करना चाहिए। इसका अर्थ स्पष्ट है कि प्रज्ञा जी का बयान इस बात को घोतक है कि उनका न्यायपालिका में और सरकार में विश्वास नहीं। ठीक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रज्ञा जैसे लोगों के बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं लेना चाहिए। ये हर 2-4 महीने में, साल भर में एक फटाका फोड़ देती हैं और कारण ये रहता है कि कोई बुनियादी बातें तो है नहीं। भोपाल में विकास के नाम पर आप 3 उपलब्धि नहीं गिना सकते कि भोपाल में ये कार्य किया है। तो आप ऐसे लोगों को अपना नाम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या कहीं पर भी चर्चित करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए यही एकमात्र सहारा रहता है कि उलूल जुलूल बयान दे दो, चाकू छुरी तेज कर दो और इस तरीके के बयान के आधार पर ये लोग अपनी, जिसको बोलते हैं ना कि राजनीतिक रोटियां, अब ये सेकते हैं राजनीतिक रोटियां और ये इस तथ्य के आधार पर अपने नाम को करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या इस बयान से सहमत हैं क्या? और यदि सहमत नहीं है तो उनको स्पष्ट रूप से इस बात को खंडित किया जाना चाहिए। रामेश्वर शर्मा तो सहमत नजर आ रहे हैं योगेश जी। कौन? रामेश्वर शर्मा। नहीं, अब मैं रामेश्वर शर्मा, मैंने बोला ना, ये वो स्तर के नेता हैं कि जो प्रचार में रहने के माध्यम ढूंढते हैं। मैं इनको गंभीरता से नहीं लेता। अब एक विधायक होने के बाद इतना गंभीर नहीं मैं मानता हूँ। किया जाना चाहिए कि वो लोग जो घृणा पर, जो नफरत के आधार पर चुनकर आते हैं, अभी भी प्रज्ञा पूरी तरीके से कानून से मुक्त नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा दाग दामन पर लगा हुआ है। क्या हम वैमनस्यता की बातें करके ही अपना एक राजनीतिक आधार बनाए? उस लड़के ने जो घटना की है वो उसकी व्यक्तिगत घटना थी और उसने व्यक्तिगत रूप से हमला किया, लेकिन आप एक समग्र समाज पर चुनौती खड़ी कर रहे हैं कि समग्र समाज को ऐसा कर दें, तो आपका कानून कहाँ गया, आपका संविधान कहाँ गया, आपकी न्यायपालिका कहाँ गई? ठीक बात। और यदि FIR की गई है तो मैं इसको बहुत उचित मानता हूँ। ऐसे बयानों पर अंकुश किया जाना चाहिए और ये तो नफरत की आप फैलाते हैं ऐसे बयान। और चाहे आप इसको सामाजिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर देखें तो गलत है, और यदि सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो भारत की सहिष्णुता है, जो भारत की आत्मा है, उसके आधार पर भी सनातन धर्म में कभी ऐसा नहीं कहा गया है कि आप चक्कू छुरी तेज करके चलने लग जाए। तो ये मैं इसका बहुत बयान की निंदा करता हूँ। चलिए, राजेश जौहरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों को उन्होंने सुना। राजेश जौहरी साहब, क्या लगता है कि इन बयानों को तूल नहीं देना चाहिए, लेकिन जब ऐसे बयान आएंगे तो फिर तूल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फिर उसकी भी प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, उस पर FIR भी दर्ज होती है। पहले तो कोई लीडर, चाहे भले ही वो तहसील लेवल के भी नेता हो, तो उससे भी बचना चाहिए इस चीज से। तो ये माननीय तो सांसद हैं, इनको पब्लिक में इस तरह की बातें कहने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी स्थितियां कुछ भी हो, वो सच बोल रही हो, गलत बोल रही हो, उनकी बात में दम हो या नहीं हो, पर कुल मिला के कानून के तो खिलाफ है बात। जो IPC की धाराएं तो बनती ही हैं ऐसी बातें कहने से, जो ओपनली लोगों को उकसाना और इस तरह की बातें करना।
और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुकदमा दर्ज कराया है। पर एक बात बस लगती है कि चाहे वो आजम खान का बयान हुआ था, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी एक बयान दिया था सीता माता के बारे में और क्या क्या कहा था, मदनी ने खुलेआम हिंदुओं को काटने की बात की थी और ओवैसी ने तो 15 मिनट वाली बात भी की थी। तब ये जो मतलब होना ये चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी के या एक ही वर्ग के लोग अगर बयान देंगे गलत तो हम कोर्ट जाएंगे या थाने में जाएंगे। उसमें सबको मतलब उस समय भी दुख होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम कांग्रेस के बाद में हैं, भाजपा के बाद में हैं, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इन सब के बाद में है। सबसे पहले एक सनातन मतलब जो भी लोग गए हैं वो सबसे पहले सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो वो माता सीता की बात अगर उनको खराब ना लगी हो, जबकि उस कर्नाटक से तो बहुत पास था जहाँ पे उसने बयान दिया था अकबरुद्दीन ओवैसी ने, तो वो मतलब डिस्टेंस वाइज बहुत कम था। ये तो फिर भी भोपाल की हैं, चलो भले इन्होंने उनके इलाके में दिया जाके, लेकिन सवाल ये है कि हमको बराबरी से नाराज होना चाहिए। मतलब अगर नाराजगी गलत, प्रज्ञा जी भी गलत हैं तो नाराज इन पे भी होना चाहिए, लेकिन उतना ही उन पे भी नाराज होना चाहिए। अब लेकिन दूसरी बात ये है कि आप ये तो मानेंगी कि जब से निर्भया का केस हुआ है तब से ये माना जा रहा है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखानी चाहिए, कराटे सिखाने चाहिए, इनको कायदे में बोलना ये था और बोल ये गई है ना। एक बात ये है और दूसरी बात ये है कि पूरे देश में सिविल डिफेंस सिस्टम के ऊपर बड़ा जबरदस्त बात हो रही है, क्योंकि देखिए हमारे देश में अभी मान के चलिए 12-13 लाख फौज है और लगभग 8 लाख 8.5 लाख पुलिस है, तो 21 लाख 22 लाख लोग हैं टोटल, और थोड़े बहुत और मिला लें अपन तो 25 लाख के आसपास लोग हैं और 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो अगर कोई किसी तरह की अप्रिय स्थिति बनती है तो उस समय आपको क्या लगता है ये जो एजेंसीज है ना, अगर स्थितियां बिगड़ती हैं कभी तो ये अपने बैरक से नहीं निकलेंगे ये लोग। उस समय जनता को सिविल डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए, और वो बात ये हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही है, बात हो रही है किसी भी तरह का कोई समाज में कोई ऐसी इस तरह की उपद्रव होता है, कुछ गड़बड़ होती है तो उस समय पूरे, चाहे बात जैसे प्रज्ञा जी ने बात हिंदू लड़कियों को की, तो हम तो मुस्लिम लड़कियों को भी सबको ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बलात्कार या फिर जो छेड़छाड़ होती है वो सिर्फ शरीर के साथ नहीं होता है, वो पूरी उसका मन पूरा उसका जो जिस स्त्री के साथ में वो घटना होती है वो स्त्री जिंदगी भर उस बात को भूल नहीं पाती है। तो और दूसरी बात है कि उसके साथ जो उसके माइंड में चलता है, जो उसके अंतर्मन में चलता है, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, वो हम और आप सोच भी नहीं सकते आदमी होकर, क्योंकि या फिर लेडी भी वो नहीं सोच सकती जिसके साथ वो ना हुआ हो। तो इसलिए ऐसे में उस हर लड़की को हमको तैयार करना चाहिए, हर बेटी को, हर बहन को, कि अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो क्या गलत है उसमें, कोई गलत नहीं है। आपको अपनी शील, अपना जो सम्मान बचाने के लिए बाद में कानून अपना काम करेगा, कानून को पता चलेगा, जब कानून में साबित होगा कि आपने अपने सम्मान के लिए किया है तो आपको बरी किया जाएगा। लेकिन ये जो है बस सबसे बड़ी बात ये है कि उनको इस तरह से ओपनली नहीं कहना चाहिए था। और एक और बात बोल रही थी बस कि इसी में जब आसिफा का अपन आया था कांड जम्मू कठुआ का, तो उस समय पूरे देश में एक ट्रेंड चल गया था जस्टिस फॉर आसिफा। लेकिन अभी ये जो चाहे वो अंकिता हो, चाहे श्रद्धा हो, अंकित शर्मा हो, उदयपुर की घटना हो, सैकड़ों घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके ऊपर कोई ट्रेंड नहीं चलता है। तो मुद्दा ये है कि पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। गलती अगर जिस भी नेता ने किया, भले ही वो आपके वोट बैंक को खुश करने के लिए हो रहा हो या नाराज करने के लिए, आपको बराबरी से नाराज होना चाहिए। ठीक बात। चलिए गोविंद मालू जी के पास चलते हैं। गोविंद मालू जी, देखिए योगेश यादव जी ने कहा कि इस तरीके के बयान उनके आम बात है उनके देना, हर 2 महीने में वो एक आध बयान ऐसा दे देती हैं जिससे सुर्खियों में बनी रहें, क्योंकि विकास कार्यों की बात वो करती नहीं है, ना 3 उपलब्धियां गिना सकती हैं जब से वो सांसद बनी। तो सिर्फ कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए और इस कहें कि माहौल को खराब करने के लिए, जैसा योगेश यादव जी कह रहे हैं, वो बयान देती रहती हैं। तो इन बयानों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या ऐसा कुछ निर्णय होगा या कुछ उनको हिदायत दी जाएगी कि इनसे बचें? क्योंकि राजेश जौहरी जी भी बोल रहे हैं कि कम से कम खुले मंच से इस तरीके के भाषण देना एक सांसद या जनप्रतिनिधि को थोड़ा ठीक नहीं लगता, या फिर और कुछ? देखिए, पार्टी तो अपनी लाइन पर सब काम करती है, संगठन अपना काम करता है, जो भी हिदायत देना है
जो भी उनको समझाइश देना वो सब देखते हैं, जी। लेकिन समाज में आ रही इन विकृतियों को लेकर बाकी कई लोग आजम खान जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग बोलते हैं, उनके बारे में कांग्रेसी लोग उनके मुंह क्यों सिल जाते हैं? इनको क्यों नहीं बोलना चाहिए उस पर कि ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं? हम तो देश को तोड़ने की बात तो कर नहीं रही, लेकिन हाँ ठीक है, उनका कहने का मंतव्य कुछ और होता है, वो कहने में कुछ और, जो उनका अर्थ और कुछ निकाला जाता है। निश्चित रूप से जी। इस बात के लिए पार्टी आपकी अपनी बात को जिस ढंग से कहना है वो कहे, लेकिन देखिए ये देश में एक तरफा कुछ नहीं चल सकता जी। ये आप विनम्रता से हमेशा काम करोगे और दूसरे अहिंसा से करेंगे तो कैसे चलेगा देश में? इस पर भी तो हमको जन जागरण करना पड़ेगा ना भाई। हम केवल हमको ही कि हम आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं, गिरिराज सिंह भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, तो ये बोलते क्यों हैं? पहले कभी बोलते थे क्या? ये उन पर बाकी जिस क्रिया की प्रतिक्रिया होती है उस क्रिया को रोकना पड़ेगा, उस क्रिया को निस्तेज करना पड़ेगा। ये सबका दायित्व है। ये राजनीतिक दल क्यों नहीं कहते हैं? एक तरफ बात करते हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले इस तरह की बात करते हैं। देश को तोड़ने, संविधान के परे जाकर कोई बात थोड़ी कर रहा है। और यदि कोई करता है तो उस पर कानून अपना काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि जैसे इनके आरिफ मसूद विधायक हैं भोपाल से, वो किस ढंग से बयान देते हैं कई बार, तो ये देश में ऐसी विमनस्यता चल सकती है क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। इसलिए ये सभी के लिए होना चाहिए। कांग्रेस ने FIR दर्ज करवा दी, पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। कांग्रेस करवाए ना, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज कराए, आजम खान बोले और कई सारे इनके नेता बोलते हैं। वहाँ वो कर्नाटक में एक ने वो टीपू सुल्तान की जयंती मना रहे हैं, टीपू सुल्तान की मूर्ति लगाएंगे, इनके एक विधायक बोल रहे हैं वो कर्नाटक में, उनके बारे में क्यों नहीं कहते? ये टीपू सुल्तान को हमारा शंकराचार्य थोड़ी थे भारत के। ठीक बात है जी। योगेश जी, मालू जी कुछ पूछ रहे हैं। कर दूं कि कांग्रेस ने किसी भी अतिवाद का कभी बचाव नहीं किया है। जहां अतिवाद है, जहां आतंकवाद है, जहां पर जहर है, वहां पर कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया है। और हम चूंकि हमारा मार्ग सर्वव्यापी है, हमारे मार्ग में कट्टरता नहीं है, हम देश के मार्गों को भारत माता के आंचल की तरह इस देश को जी रहे हैं, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। यदि ओवैसी ने गलत कहा है तो हम निश्चित उस बयान की भी निंदा करते हैं। और कोई ओवैसी को हम लोग कोई वो नहीं कि हम पोषित कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए जो ओवैसी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उसका पोषण स्पष्ट रूप से इसलिए नजर आ रहा है कि ओवैसी के बयान पर आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भैया आप आलोचना करने में क्यों चूकते हैं? आप तो चुप हो जाते हैं। आपको तो अच्छा लगता है कि ओवैसी को दम मिलना चाहिए। इस तरीके की राजनीति तो बीजेपी के नेता, बड़े नेता कर रहे हैं। आज मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूं, 1-2 बड़े टीवी है, नेशनल चैनल है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्श्व में कार्य कर रहे हैं, उनकी तरफ से ओवैसी को दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, बयानों को दिखाया जाता है, ताकि इस देश के अंदर ऐसी बातें भड़के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये आलोचना करता हुआ कभी नेता नहीं दिखाया कि वो ओवैसी की आलोचना कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट करता हूँ, कांग्रेस की सद्भाव नीति है, हम सभी के प्रति है, हम संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हैं, और निश्चित ही हम इस बात में पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जिस बच्ची के साथ उस लड़के ने जो अत्याचार किया, उसको काटा पीटा, उसको फांसी की सजा मिलेगी, और निश्चित ही मिलना चाहिए। ये हमारे भारत का सशक्त संविधान है, कोई भी अपराधी छूटेगा नहीं। लेकिन आप कानून को ही अपने हाथ में लेके चक्कू छुरी तेज करवाने लग जाएं अपने घर पर, तो इसका मतलब है आप में मर्यादा नहीं है, आप सांसद की गरिमा का पालन नहीं करते, आप भारत के संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। और फिर भी आखिरी में तो यही मैं बात कहूंगा, प्रज्ञा हो या रामेश्वर हो, इन लोगों के बयानों को इसलिए नहीं क्योंकि ये जीवित ही इसी आधार पर है, बुनियादी बातें नहीं है, महंगाई की बातें नहीं है, भोपाल की बातें नहीं है, भोपाल के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, और किस तरीके से बदतर होता जा रहा है भोपाल। मध्य प्रदेश की बात तो क्या कहे, ये जिस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वो अपना क्षेत्र ही सुधार ले, कोई यही नहीं पता। अभी एक सर्वे कर लिया जाए, जनरल नॉलेज का प्रश्न रखा जाए कि भाई भोपाल की सांसद कौन है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को यह किसी का चेहरा भी याद नहीं होगा। तो ये याद दिलाने के लिए इस तरीके के उलूल जुलूल बयान करते हैं। FIR किया जाना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इस
उसकी आलोचना किया जाना चाहिए। और मैं तो आज तक कभी जीवन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि साध्वी का चरित्र निर्मलता का होता है, साध्वी का चरित्र महासहिष्णुता का होता है। और सनातन धर्म में भगवान राम ने हमें क्या सिखाया है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस तरीके के चरित्र के लोग कभी साध्वी नहीं हो सकते। ये तो प्रचार तंत्र के माध्यम है। और ऐसे लोगों का मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप चैतन्य मीडिया के प्रतिनिधि है, बहिष्कार किया जाना चाहिए। इनके बयान का बहिष्कार किया जाना चाहिए, इनकी बातों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। जब ही इनकी अकल ठिकाने आएगी, नहीं तो ये उलूल जुलूल बयान देते रहेंगे। अब आप लोग FIR दर्ज कराएंगे सर, तो फिर अब बहिष्कार कैसे क्या करें? फिर अब आपसे ही पूछना पड़ेगा ना, क्यों कराई FIR दर्ज? नहीं, FIR तो बहुत जरूरी है। आप क्या उचित मानते हैं? आप बताइए, क्या बयान सही है? या चाकू छुरी तेज कराना क्या संविधान के अनुरूप है क्या? राजेश जौहरी साहब, आपको अभी हमारे PC भाई शर्मा बोल रहे थे पटेरिया जी के बारे में। अब पटेरिया जी का अभिप्राय क्या था? दूसरी लाइन किसी ने सुनी नहीं साहब। आप पूरा वीडियो चलाते ना, दूसरी लाइन का वीडियो चल नहीं रहा था और ये कहा गया एकदम कि साहब उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी के बारे में ये शब्द कहे। उनका एक छायावाद था कि हमें हराना चाहिए, मीन्स टू कि हमें चुनाव जीतना चाहिए। दूसरी लाइन उड़ा दी साहब और 14-15 दिन से ज्यादा हो गया। नहीं, पूरा वीडियो चलाया था, पूरा वीडियो। योगेश जी, मैं आपके चैनल को सर नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल को साधुवाद कहता हूँ। अब राजेश जौहरी साहब हैं हमारे साथ। राजेश जौहरी जी, क्या लगता है अब FIR दर्ज हो गई? एक बार देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह को प्रधानमंत्री ने भी नोटिस किया था, आपको वो वाकया याद हो तो। क्या इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी की छवि पर ऐसा नहीं लगता है कि कुछ सवाल खड़े होंगे? देखिए, इसमें एक चीज है कि कानून अपना काम करेगा। FIR हो गई है और जो पूरी उम्मीद है कि पुलिस उसी तरीके से निष्पक्षता से करेगी जैसे अभी इनके पटेरिया जी के बारे में हुआ है, वैसे कर्नाटक की पुलिस भी करेगी। लेकिन हाँ, ये है कि प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ इनको बल्कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने जब नगर निगम के एक कर्मचारी को बेड से मारा था, उस समय प्रधानमंत्री ने खुद उसका संज्ञान लेते हुए और उन्होंने उस पर कमेंट किया था। और उन्होंने मतलब ये नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय को डांटा था, तो जो कि डायरेक्ट उनका उतना बड़ा स्तर नहीं है कि वो प्रधानमंत्री डायरेक्ट बोले, पर उन्होंने उस मामले में बहुत तीखी टिप्पणी की थी कि ये क्या तरीका है। तो वैसे ही ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री इस बात पे जरूर नाराज हो गए कि ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे योगेश भाई ने बहुत ही ईमानदारी से बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली है कि जिस बच्ची के साथ हुआ उसमें भी उसका भी मतलब वही अपना कांग्रेस से बस यही कहना रहता है कि आप सिर्फ वो ना चुने, मतलब सिर्फ वर्ग देख के ना करें। भाई अगर गलत हुआ है तो किसी भी बहन के साथ हुआ है, किसी भी बेटी के साथ हुआ है, सबके लिए इकट्ठे होना है और सिर्फ आसिफा के चक्कर में नहीं बढ़ना है, क्योंकि आसिफा भी हमारी बेटी है और ये अंकिता भी बेटी है और श्रद्धा भी हमारी बेटी है। तीनों बेटियों के लिए बराबरी से लड़ना है। और वैसे ही अगर हमको खराब लग रहा है प्रज्ञा का कुछ बयान, साध्वी प्रज्ञा का, तो मदनी भी खराब लगना चाहिए, ओवैसी भी लगना चाहिए और आजम खान भी, और वो जो आम आदमी पार्टी का जो अभी दंगे में ताहिर जो है, तो उनके ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है नेताओं को आज देखिए, जैसे योगेश भाई इतने उससे क्यों कह रहे हैं आप ये समझिए। इनके भाषण होते हैं, हम लोग पर्सनली सुनते हैं, कभी इनके भाषण में एक भी शब्द ऐसा नहीं होता है कि उसको पकड़ के कोई गलत मतलब निकाल ले। सीधी सीधी बात करते हैं। तो एक तो नेताओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए। हम लोग मतलब नेताओं का ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोग सांसद बन गए, लोग विधायक बन गए। एक आपके चैनल पे किसी ने आके बताया था कि कोई कहीं से विधायक थे और उनके पास कोई गया, उसने कहा कि साहब मैं MA पास हूँ, नौकरी चाहिए। तो उसने कहा पहले BA करके आओ। MA कैसे कर लिया तुमने? पहले BA करके आओ। तो मुद्दा ये है कि उस बात यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा के बारे में ये बात नहीं है, पर एक ओरिएंटेशन कोर्स इनके होने चाहिए। जब IAS को पढ़ाया जाता है, IPS को ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे जनता की सेवा करनी है, कैसे सेंसिटाइज होना है, तो सांसद, विधायक और ये पार्षद ये क्यों बच जाएं? ये कौन से मतलब ऐसे हैं कि आप सरस्वती पुत्री हो, आपकी बिल्कुल कलम लेके ही पैदा हुए थे? तो इनकी भी बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। और जिससे कम से कम ऐसे बयान देखने को नहीं मिलेंगे और फिर उन पर बहस नहीं होगी और FIR नहीं होगी। चलिए, आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया योगेश यादव जी, बहुत शुक्रिया राजेश जौहरी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी आपका। तो कर्नाटक के शिवमोगा में साध्वी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। अब कांग्रेस की मांग है कि इन पर कार्रवाई हो,
कांग्रेस ने भी तो यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जाएंगे। अब क्या होगा इस मामले में, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यानी सांसद प्रज्ञा सिंह कई बयान ऐसे दे चुकी हैं जो हमेशा कंट्रोवर्सी के शिकार हुए हैं या बयानों पर कंट्रोवर्सी जरूर छिड़ी है। राजनीति बड़ी है, चढ़ी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। कई बार तो भाजपा के नेताओं ने भी उन्हें हिदायत दी, लेकिन तब भी अब जब साध्वी प्रज्ञा सिंह कुछ बयान देती हैं तो अब उनके खिलाफ कांग्रेस मुखर हो जाती है और सीधी साध्वी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो जाती। देखेंगे भाजपा उन्हें हिदायत देती है, नसीहत देती है या क्या कुछ आगे करती है, क्योंकि अब कर्नाटक पुलिस एक्शन लेगी। क्या लेती है, आगे क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन डीएनए एजेंडा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।